गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं सुरेंद्र कुमार द लीगल बैरियर्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का ये 5वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हम इस भाग में उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 13। अध्याय 13 में गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा, अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि पैरा 147 से 164 में दिया गया है। बिना समय बर्बाद किए हुए आइए देखते हैं कि गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा के बारे में इस अध्याय में क्या प्रावधान किया गया है। पॉइंट वाइज हमने चीज़ों को समझाने का आपको प्रयास किया है और छोटा छोटा पॉइंट बना करके लिखिए, क्योंकि एग्जाम में जो है इससे ज़्यादा जो है लिखने का ना तो समय है और ना ही ज़रूरत है। आइए देखते हैं क्या कहता है पैरा 147। पैरा 147 कहता है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी की प्रक्रिया, बिना वारंट गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो है 147 में बताई गई है। और आपको याद होगा कि सीआरपीसी की धारा 41 में ही कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है। 41A और 41B में भी इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। छोटा छोटा पॉइंट करके समझिए। पुलिस ऑफिसर के द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है 147 में। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कह रहा है कि एमपी और एमएलए की गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया है। अगर किसी सांसद को, विधायक को, चाहे वो सांसद लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का है, उसी तरह से कोई एमपी है, कोई एमएलसी है, कोई एमएलए है, उसकी गिरफ्तारी अगर की जानी है तो क्या प्रक्रिया होगी, वो 147A में बताया गया है। क्या प्रक्रिया है? नॉर्मल प्रक्रिया जो हम लोग जानते हैं, जो फॉलो किया जाता है कि अगर किसी सांसद को, किसी विधायक को गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना उस सदन के मुखिया को दी जाती है जिस सदन का वो सदस्य है। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अन्य क्षेत्राधिकार में अपराधियों का पीछा करना पैरा 148 में ये बताया गया है। और ध्यान से सुनिएगा, सीआरपीसी के सेक्शन 48 में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है। अन्य क्षेत्राधिकार में अपराधियों का पीछा करना। तो 148 में यह कहा गया है कि ब्रिटिश भारत के किसी भी स्थान में अपराधी का पीछा किया जा सकता है। और 48 सीआरपीसी में क्या कहा गया है? 48 सीआरपीसी में कहा गया है कि भारत में किसी भी स्थान में जो है अपराधी का पीछा किया जा सकता है। हाँ, पूरे इंडिया में आप उसकी पीछा कर सकते हैं कहीं भी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया। अगर रेलवे के कर्मचारी की आप गिरफ्तारी करना चाहते हैं तो प्रक्रिया बताई गई है 149 में। क्या प्रक्रिया है? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि ड्यूटी आवर में आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। जब वो काम पर हैं, ड्यूटी पर हैं, तब आप उनको अरेस्ट मत करिए। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत इष्टकर है, ज़रूरी है, तो आप उनको अपने ऑब्जर्वेशन में ड्यूटी करने दीजिए, लेकिन ड्यूटी के बाद फिर आप अरेस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। धारा 34 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या संरक्षण है भाई? देखिए, कह रहा है कि यदि नाम और पता अपराधी का पता है, ये आइडेंटिफाइड है कि उसका क्या नाम है, उसका क्या पता है, तो फिर उसको अरेस्ट मत करिएगा। उससे एक बॉन्ड जारी करवा लीजिए कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो जाएगा। एक बॉन्ड उससे जारी करवा लीजिए, उसको अरेस्ट मत करिए। हाँ, तो धारा 34 में जब आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने जा रहे हैं तो देख लीजिए, अगर नाम और पता अगर ज्ञात हो तो फिर उसको अरेस्ट करने के बजाय उससे एक बॉन्ड ले लीजिए कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वतः उपस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये तो और अच्छी बात है। प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया 151 में दिया गया, प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा। और सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है? बहुत फेवरेट है, एग्जामिनर का ये फेवरेट सेक्शन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन 43 सीआरपीसी में कहा गया कि प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। अगर उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय और अजमानती अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है तो प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है और फिर उसको पुलिस वाले को दे देगा, पुलिस उसको री अरेस्ट करेगी। तो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया पैरा 151 में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि बिना वारंट गिरफ्तारी में इन सेक्शंस का, इन पैराज का जो सेक्शंस का कठोरता से पालन किया जाएगा। सीआरपीसी के ये 3 सेक्शन हैं, इनका कठोरता से पालन किया जाएगा। कब? जब बिना वारंट गिरफ्तारी की जा रही है। ये बात कहा गया है पैरा 152 में। बिना वारंट आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो सीआरपीसी के ये 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 57, 58 और 167 का कठोरता से पालन करिएगा। बिना वारंट गिरफ्तारी कर रहे हैं ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी आईओ जो है, अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति से पूछेगा। क्या पूछेगा भाई? कि क्या उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और उसने जो कथन किया है वो केस डायरी में लिखेगा। और इतना ही नहीं, उस गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके शरीर के मेडिकल एग्जामिनेशन भी वो करवाएगा। ये आईओ का कर्तव्य है।
पैरा 153 में 153 में आयोग का यह कर्तव्य है कि अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति से पूछेगा कि क्या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। फिर वो जो कथन करेगा उसके कथन को केस डायरी में आयोग लिखेगा, और इतना ही नहीं, उसके शरीर का मेडिकल एग्जामिनेशन भी वो करवाएगा। ये आयोग की ड्यूटी है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की तलाशी जब ली जाएगी तो 2 साक्षियों की उपस्थिति में ही होगी, और यह बात 154 में कहा गया। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर की आप तलाशी ले रहे हैं तो 2 साक्षियों की, 2 स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में आप लेंगे, और यही बात सीआरपीसी के सेक्शन 151 में भी कहा गया है। देखिए, सेक्शंस को पैरा से रिलेट करते हुए पॉइंट आप लिखते जाइए। अब बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट बना करके आप लिखिए, पर्याप्त है ये। और चीजों को टेक्निकल मत बनाइए, आसानी से सरल भाषा में समझिए, सरल भाषा में लिखिए। शरीर की तलाशी जब ली जाएगी तो 2 साक्षियों की उपस्थिति में ही होगी, पैरा 154, और यही बात सीआरपीसी के धारा 51 में कही गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। हथकड़ी और बेड़ी लगाने के संबंध में नियम, ये पैरा 155 में बताया गया है। आप किसी अपराधी को, अंडर ट्रायल प्रिजनर को, किसी दोष सिद्ध अपराधी को आप जो है अगर हथकड़ी बेड़ी लगाना चाह रहे हैं तो उसके संबंध में नियम बता दिया गया। क्या नियम है आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। देखिए, अनावश्यक अवरोध न किया जाना। अगर कोई कन्विक्टेड अपराधी है, दोषित अपराधी है या अंडर ट्रायल अपराधी है और आप उसको हथकड़ी बेड़ी लगाना चाह रहे हैं तो अनावश्यक अवरोध मत करिएगा। मतलब आप हथकड़ी लगा दिए हैं, उसको रस्सी से बांध दिए हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरी हो सुरक्षा की दृष्टि से आप बस उतना ही अवरोध करिए ना। आप हथकड़ी लगा रहे हो, बेड़ी लगा रहे हो, रस्सी से बांध रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि रूल्स फॉर गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट, ये जो नियमावली है, इस नियमावली में बताया गया है कि कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल कैदी को हथकड़ी अगर लगानी है, बेड़ी लगानी है, तो क्या नियम और प्रक्रिया है वो इसमें बताया गया है। किसमें? रूल फॉर गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट में। रूल फॉर गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट में बताया गया है कि कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल कैदी को हथकड़ी और बेड़ी लगाने के संबंध में विस्तार से बताया गया है। और देखिए, मित्रों से और एडवोकेट से मिलने की अनुमति दे दीजिए भाई, मिलने की अनुमति दीजिए, जहाँ सामान्य सी बातें हैं। और अगला पॉइंट क्या है? हथकड़ी की जो चाबी है वो पुलिस वाला अपनी शर्ट की पॉकेट में रखेगा, पैंट की पॉकेट में नहीं, शर्ट की पॉकेट में। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि अपने पसंद की गाड़ी से यात्रा करना। मतलब अगर कहीं आप किसी कैदी को ले जा रहे हैं या ले आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो अपनी पसंद से, वो कैदी अपनी पसंद की गाड़ी से जाना चाह रहा है तो ठीक है, आप उसको अनुमति दे दीजिए, अगर वो अपना और रक्षक का किराया देने को तैयार है तो। भाई, किराया तुम अपनी पसंद की गाड़ी से जाना चाह रहे हो तो किराया तो तुम दो, किराया तुमको ही देना पड़ेगा, उस कैदी को ही किराया देना पड़ेगा। किसका किराया? अपना और जो गार्ड साथ में है उसका। ठीक इसी तरह से देखिए, रेलवे से यात्रा करनी है, अगर किसी कैदी को कहीं लाना है या ले जाना है तो द्वितीय श्रेणी की यात्रा उसको उससे कराई जाएगी। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि किसी अन्य श्रेणी में यात्रा करने के लिए, फर्स्ट क्लास में वो यात्रा करना चाह रहा है तो ठीक है, उसको अनुमति दे दीजिए, बस उसको किराया देना पड़ेगा। जिस श्रेणी का वो यात्रा करना चाहता है करने दीजिए, बस उसको किराया देने का आप आदेश कर दीजिए। वो अपना किराया और रक्षक का किराया अगर देता है तो फिर किसी भी श्रेणी में वो यात्रा कर सकता है। उम्मीद है चीजें आपको पसंद आ रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है कि अन्वेषण अधिकारी आईओ और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी थाने का भार साधक अधिकारी के द्वारा जमानत के उपबंधों का पालन करना। जो भी जमानत संबंधी उपबंध बताए गए हैं सीआरपीसी में या कहीं पे भी, तो उन उपबंधों का पालन अन्वेषण अधिकारी को या थाने के भार साधक अधिकारी को करना होगा। ऐसी प्रोविजन 156 पैरा 156 में किया गया है। जैसे जमानत के संबंध में उपबंध 167 में भी है और चैप्टर 33 सीआरपीसी में भी किया गया है। तो उन उपबंधों का पालन जो है आईओ को करना होगा और थाने के भार साधक अधिकारी को करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एसपी साहब जो है हवालात में कैदियों की संख्या जो है तय करेंगे। कौन तय करेगा? एसपी साहब करेंगे। ये बात पैरा 158 में कहा गया है। देखिए, हवालात में कितना कैदी रखना है, हवालात का कितना साइज होना चाहिए, ये सारी चीजें पैरा 158 में बताया गया है कि जैसे उस जो लॉकअप है, जो हवालात जो है, उसका जो स्पेस होगा वो 36 स्क्वायर फीट का होगा, मिनिमम 36 स्क्वायर फीट का, और 540 घन फीट। यहाँ से क्वेश्चन बना है इसलिए इसको मैंने लिख दिया है, 36 स्क्वायर फीट और 540 घन फीट है हर एक कैदी के लिए, प्रत्येक कैदी के लिए। और इतना ही नहीं है, हवालात के बाहर उसकी क्षमता भी आप लिख देंगे। हवालात में जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ सामने ही आप लिख दीजिएगा कि इसकी क्षमता कितनी है, इसका साइज कितना है, इसमें कितने कैदी रह सकते हैं। ये सारी चीज़ उस हवालात के किसी सहज दृश्य स्थान पर लिखा रहेगा। ये एसपी साहब की ड्यूटी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट,
स्वस्थ और बीमार कैदियों की दैनिक खुराक, हाँ, उनके उनकी जो दैनिक खुराक है किसकी, स्वस्थ और बीमार कैदियों की दैनिक खुराक के बारे में प्रावधान किया गया है 159 में। क्या है भाई, क्या है, आइए देखते हैं। ये दैनिक खुराक, स्वस्थ और बीमार कैदियों की दैनिक खुराक कैसे तय होगी, उसके लिए नियमावली बनी हुई है। देखिए वही नियमावली है, रूल्स फॉर गार्ड्स एंड स्कॉट्स में विस्तार से बताया गया है कि स्वस्थ और बीमार कैदियों की दैनिक खुराक कितनी होगी, क्या होगी, ये वहां बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पागल कैदी हैं, पागल कैदी, पागल व्यक्ति जो होते हैं, वो स्वस्थ अपराधियों से अलग रखा जाएगा। उनको, जो पागल व्यक्ति हैं उनको स्वस्थ अपराधियों से अलग रखा जाएगा। ये पैरा 161 में बताया गया है, पैरा 161 में बताया गया है। जो पागल कैदी हैं, पागल व्यक्ति हैं, उनको स्वस्थ अपराधियों से अलग रखा जाएगा। सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ें नहीं है। पॉइंट तैयार करते हुए चलिए, छोटा छोटा पॉइंट बना करके हमें लिखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में न रखना, नहीं रखा जाएगा। जो अवयस्क लड़कियां हैं, जाहिर सी बात है, एक तो लड़की है दूसरे अवयस्क हैं, तो पुलिस कस्टडी में आप उनको नहीं रख सकते हैं। ये बात पैरा 162 में कही गई है स्पष्ट तौर से। आइए आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को अभिरक्षा में रखते समय सावधानी, गिरफ्तार व्यक्तियों को अभिरक्षा में रखते समय सावधानी। कैसी सावधानी भाई, कैसी सावधानी बरती जाएगी, बिल्कुल सावधानी बरती जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको गिरफ्तार करके आप लॉकअप में रख रहे हैं और अन्य कोई कैदी उससे प्रभावित हो सकता है, ऐसा पुलिस वाले को अगर लग रहा है, तो उस व्यक्ति को उसके घर में ही गिरफ्तार करके डिटेन करके रखो। उसको लॉकअप में रखने की जरूरत नहीं है, उसको अभिरक्षा में रखने की जरूरत नहीं है। उसको आप लेकर के आओगे, यहाँ पर अन्य कैदी भी उससे इन्फेक्टेड होंगे। नहीं तो ऐसे में आप जब भी गिरफ्तारी करेंगे तो सावधानी बरतिएगा, किसी बीमार कैदी को लॉकअप में मत लाइए ताकि अन्य जो है कैदी उससे प्रभावित हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट है ये, आइए देखते हैं। कह रहा है कि किशोर अपराधियों से पुलिस द्वारा व्यवहार के जो नियम हैं वो बताया गया है। किशोर जो अपराधी हैं, जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनसे पुलिस द्वारा क्या व्यवहार किया जाएगा, इसका नियम इसी नियमावली में बताया गया है। इस नियमावली को तैयार कर लीजिएगा, ये जरूरी है, हल्का सा जरूर पढ़ लीजिएगा। इस नियमावली में बताया गया है कि किशोर अपराधियों से पुलिस द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। वो नियम रूल्स फॉर गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट में विस्तार से बताया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा छोटा पॉइंट करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का अगर आपको सुझाव हो इस वीडियो के संबंध में और किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।